नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हिंदुस्तान की जनता पिछले हफ्ते 2 घटनाओं से दहल उठी। दोनों घटनाएं बलात्कार की थी। एक घटना में 5 अज्ञात आरोपी थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और 65 घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। दूसरी घटना में नाबालिग लड़की ने 3 लोगों का नाम लेकर आरोप लगाया कि उसका रेप हुआ है। एफआईआर दर्ज कराए 6 दिन बीत चुके हैं और सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या अब भी आप मानेंगे कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में नामजद आसाराम बापू की गिरफ्तारी से राजस्थान पुलिस क्यों डर रही है? यह सवाल आज देश की संसद में भी उठा, लेकिन जवाब न तो केंद्र की सरकार ने दिया और न ही राजस्थान सरकार ने। आसाराम बापू के आरोपों की जांच कर रही जोधपुर पुलिस ने अभी तक आरोपी से पूछताछ भी नहीं की और पहले ही दावा करना शुरू कर दिया कि मामला छेड़खानी का हो सकता है, रेप का नहीं। अब एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर आसाराम बापू से क्यों डर रही है पुलिस? एक साधु है, उसके बारे में अभी तक आपने ये बयान दिया। वो साधु जो है वो इतना तमाशा कर रहा देश में, उस आदमी के बारे में क्यों नहीं आपने किया? क्यों नहीं उस फाइल को बंद किया? अब छूट गया। अपने गुरुकुल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी आसाराम बापू क्या कानून से बड़े हैं? जोधपुर पुलिस के सामने ये सवाल संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। आसाराम बापू के खिलाफ एफआईआर 21 अगस्त को दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस ने उनसे पूछताछ तक करना जरूरी नहीं समझा है। जबकि ऐसे संगीन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि वो सबूत मिटाने या पीड़ित को धमकाने की कोशिश न करे। तो अब तक तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आम आदमी तब तक जेलों के सलाखों के पीछे होता है, लेकिन उस पर खुला छोड़ रखा है, उसके आदमियों को खुला छोड़ रखा है। हैरानी की बात यह है कि जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को पूछताछ के लिए समन भी 4 दिन बाद जारी किया और पूछताछ से पहले ही उन्हें रेप के आरोपों से बरी भी कर दिया। पीड़िता ने पहले दिन जो बयान दिए हैं उनमें ये स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी यही साबित है। जोधपुर पुलिस का ये दावा भी हैरान करने वाला है। पीड़ित लड़की ने अपनी एफआईआर में साफ साफ आरोप लगाया है कि आसाराम बापू ने जोधपुर के मड़ही आश्रम की अपनी कुटिया में डरा धमकाकर उसके साथ 1-1.5 घंटे तक छेड़छाड़ की। इस दौरान वो बगैर कपड़ों के थे और लड़की को घिनौने काम करने के लिए धमकाते रहे। फिर भी अगर जोधपुर पुलिस को लगता है कि आसाराम बापू के खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता, तो इसका मतलब यही है कि या तो जोधपुर पुलिस ने लड़की का बयान ठीक से नहीं पढ़ा या फिर जोधपुर पुलिस को कानून का ही पता नहीं है। ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट देखेंगे जो अब 2013 में आई है, तो अब ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट यूज कर रहे हैं। अब रेप वर्ड ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसीलिए रेप का एक्ट होना या नहीं होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। एक असॉल्ट ही काफी है इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कि उसके साथ एक बुरा व्यवहार किया गया जो उसके पूरे पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करती है। पुलिस के रवैये पर सवाल जब गंभीर होने लगे तो जोधपुर पुलिस के डीसीपी नई दलील लेकर आए। एफआईआर जिन धाराओं में दर्ज हुई थी वो धाराएं मैंने अभी आपको बताई है। इन धाराओं में न कोई धारा नई जोड़ी है न कोई धारा नई हटाई है। जोधपुर पुलिस की सुस्ती को ही अब आसाराम बापू अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर पेश करने लगे हैं। आरोप लगाने वाला चाहता है कि आप दुखी हो, बेचैन हो और आपका प्रभाव घटे। प्रभाव की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद जागरूक। आसाराम बापू के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि ये चर्चा अब बीच चौराहे पर होने लगी है
कि जोधपुर पुलिस तो आसाराम बापू पर हद से ज्यादा मेहरबान नजर आ रही है। भारत सरकार ने जग सुरक्षा दे रखी है आसाराम बापू को, उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और वो पीड़ित बच्ची जो और उसका परिवार जिसको खतरा है आसाराम बापू और इनके गुंडों से, उनको जग सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि आसाराम बापू पर जोधपुर पुलिस की नरमी की वजह कहीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव तो नहीं है। राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं। राज्य में करीब 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आसाराम बापू के समर्थक चुनाव जिताने या हराने का दम रखते हैं। कहीं इसी चुनावी गणित के चक्कर में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर पुलिस की सुस्ती पर चुप्पी नहीं साध रखी है। हमारे जब बोल रहे हैं साहब तो लीडर तो 3 दिन पहले बोला था, उस समय उन्होंने कहा था कि कानून अपना काम करे। कानून तो अब तक अपना काम कर ही नहीं रहा है ना। कर रहा है ना, कहाँ काम कर रहा है बताइए। आपने वारंट जो है वहाँ जोधपुर से वहाँ से अहमदाबाद भेजे, जबकि वो इंदौर में आप छिंदवाड़ा टीम भेज रहे हैं, अहमदाबाद टीम भेज रहे हैं। भेज तो रहे हैं अभी, लेकिन जहाँ पे वहाँ तो नहीं भेज रहे, तो इससे कहीं देरी सारी वर्किंग आपके माध्यम से जग जाहिर कर देंगे। आसाराम बापू की गिरफ्तारी में बेवजह देरी किसी की समझ में नहीं आ रही। ऊपर से जोधपुर पुलिस का ये दावा कि नाबालिग लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, अब यही इशारा कर रहा है कि पुलिस आसाराम बापू के रुतबे के दबाव में काम कर रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या रेप के मामले में पुलिस आरोपियों का रुतबा देखकर कार्रवाई करेगी। इंदौर में एहतियाब शेख और जोधपुर में ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरिओम हरिओम हरिओम। तो सवाल यह है कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इस पूरे केस को खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटर कर रहे हैं। जोधपुर के नजदीक से ही आते हैं और जोधपुर में ही बाबा का बड़ा प्रभा मंडल है। कहीं इसके पीछे वोट की राजनीति तो नहीं? लड़की ने संगीन इल्जाम लगाया है। उस एफआईआर की कॉपी भी मेरे साथ मौजूद है और उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की है, उसकी भाषा कुछ इस तरह की है कि मैं नेशनल टेलीविजन पर पढ़ के नहीं सुना सकता कि उस लड़की ने बापू आसाराम पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस किस तरीके से उन्होंने किया है। ये पूरे के पूरे इन 4 पन्नों के अंदर है, लेकिन अफसोस मैं आपको इसको पढ़कर नहीं सुना सकता क्योंकि मर्यादा, डिसेंसी, इस तमाम हदें पार हो जाएंगी अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा। लेकिन खुद को संत बताने वाले एक व्यक्ति ने ऐसा किया है। चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो लगातार प्रवचन दे रहा है और जोधपुर पुलिस उसको बच निकलने का रास्ता। ऐसे केसेस में आम आदमी होता तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट के मनन साहब मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जुड़ेंगे जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल सेक्रेटरी हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता राजस्थान की, वो इसलिए कि राजस्थान सरकार इस पर लीपापोती क्यों कर रही है। साथ ही साथ प्रकाश मीरचंदानी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बापू आसाराम के सपोर्टर हैं, वो समर्थक हैं वो। सबसे पहले मनन साहब, मेरा ये सवाल, क्या 376 में रेप हो या ना हो फिर भी गिरफ्तारी बनती है पॉस्को कानून के तहत? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। अगर कोई एलिगेशन लगाया है और उस लड़की का 164 सीआरपीसी के तहत मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेट के आगे बयान कराया होगा। बिल्कुल हुआ है सर। वो बयान एडमिसिबल है इन दी आइज ऑफ लॉ। अगर 164 का बयान करवाया है तो अब तो केस जो जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा तभी उसका जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस समय बापू आसाराम ये नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है। अगर गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, मान लो वो झूठा मानते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होने जा रही है, तो उनको जो हाई कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का एंटीसिपेटरी बेल के लिए दरवाजा खटखटाना चाहिए। वहां जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाएगी कि केस बनता है या नहीं बनता है। पुलिस इस स्टेज पर इस तरह के बयान नहीं दे सकती, खासकर 16 तारीख के रेप केस के बाद जिस तरह से लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, उसके बाद इस तरह की कोई गुंजाइश अब केस में नहीं है।
मनन साहब, क्यों ये पुलिस के अधिकारी कभी कह रहे हैं कि इसमें 376 नहीं लगेगा क्योंकि रेप नहीं होता, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको पढ़ के एफआईआर में नहीं सुना सकता हूं, वो डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि किस तरह से उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश की गई उस बालिका के साथ आसाराम बापू के दौरान। मिनट टू मिनट डिस्क्रिप्शन इस एफआईआर के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको क्या लगता है किन कारणों से जोधपुर पुलिस हीले हवाले दे रही है? कानून तो सब जानते हैं। आप मेरे से ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं और बेहतर तरीके से पूरे भारतवर्ष की जनता को बता रहे हैं कौन इसके पीछे उनको सुरक्षा दिए बैठे हैं। और अगर कोई बेचारा गरीब होता जिसके खिलाफ इस तरह के संगीन जुर्म की अगर धाराएं लगी होती, एफआईआर होती, अब तक वो सलाखों के पीछे डाल देते उसको। सीधे चलते हैं अर्चना के पास। अर्चना जी, नेता इस केस में विडंबना ये है जी, बोलिए मनन साहब, कि अभी तक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अर्चना शर्मा जी, सवाल यहां पर सीधा, क्या अशोक गहलोत बचा रहे हैं आसाराम बापू को? क्योंकि सरदारपुरा के विधायक हैं, उन्हीं का इलाका है वो। और हमें जानकारी मिली है आपके वरिष्ठ मंत्रियों से कि खुद अशोक गहलोत इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी जानकारी सही है कि अशोक गहलोत जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जब वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप भी निश्चिंत रहिए कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी, और जांच के बाद आरोप साबित होते हैं तो कार्रवाई भी होगी। मुझे एक बात बताइए, आरोप साबित कोर्ट के अंदर होते हैं, पुलिस आरोप साबित नहीं करती है, तो सरकार को प्रेशर दे रही है। मैडम, आप मनन साहब की सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है वो। कोर्ट निर्धारित करेगी, वहां साबित होगा, ना कि गहलोत की अदालत में होंगी। आप सुन लीजिए मनन साहब क्या कह रहे हैं, वरिष्ठ वकील है अर्चना शर्मा जी, यहाँ पर जांच की कोई जरूरत नहीं है। पास्को के जारी किया गया है सरकार की तरफ से। देखिए मैडम, आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनका भी प्रोसिक्यूशन हुआ है, स्वयं जांच के आदेश दिए। मुझे पूरी तरह से पता है, आप मेरी बात सुनेंगे। दीपक जी, बिल्कुल आ रहा हूँ प्रकाश जी, आ रहा हूँ आपके पास। नहीं दिया जाता, मॉनिटर नहीं कर सकते। स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी रसूख वाला व्यक्ति भी होगा उसके लिए भी न्याय बराबर है। मैं माननीय मेनन साहब की बात सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से। नहीं, आप बोलना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, अर्चना शर्मा जी को खत्म करने दीजिए। अर्चना शर्मा जी, पहली गलती आपकी, आप आसाराम बापू को गिरफ्तार नहीं करते हैं। दूसरी गलती, आसाराम बापू अहमदाबाद से इंदौर चले जाते हैं, पूरे नेशनल मीडिया में आया रहता है, लेकिन आपकी पुलिस, जोधपुर पुलिस, उनके संबंध अहमदाबाद भेजती है, इंदौर नहीं, जबकि इंदौर में वो खुलेआम प्रवचन दे रहे हैं। और तीसरी बात, आपके जो डीसीपी हैं वो ये कहते हैं कि उन पर पास्को कानून तो लागू होता है लेकिन 376 नहीं, लेकिन शाम को वो बदल जाते हैं, कहते हैं कि पास्को कानून लागू होगा। आपके गृह मंत्री बयान बार बार बदल रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि उनको डर है कि सरदारपुरा में अशोक गहलोत को हराना दें, क्योंकि वहां पर आसाराम बापू के समर्थकों की तादाद ज्यादा है। ना तो गृह मंत्री बयान बदल रहे, ना हमारी मंशा पे किसी तरह से आप शंका कीजिए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ना तो गृह मंत्री बयान बदले, ना हमारी मंशा पे शंका कीजिए। राजस्थान में पूरा कानून का शासन चलता है और यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा जाता। लेकिन बात यह है कि आप उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, जो राष्ट्र के संज्ञान में आने के तुरंत बाद उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे थे, और दे भी दिया। उन्हें ट्विटर पे भी कह दिया कि उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जा रहा है। आरोप जब विपक्ष लगाता है तो एक सरकार जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम करती है वो पूरी तरह से अभी तो आप बीजेपी की बात बड़ी अच्छी सुन रहे हैं, वैसे आपको क्या बात उनकी लगती है? अर्चना जी, अभी तो आप बीजेपी के नेताओं के बयानों को ढाल बना रहे हैं, वैसे उनकी बात बहुत बुरी लगती है, वो सांप्रदायिक लोग हैं जी, वो सांप्रदायिक लोग हैं। और तीसरी बात, 30 तारीख तक की छूट क्यों दी? हम ढाल नहीं बना रहे, क्यों नहीं बोला? आसाराम बापू को इमीडिएट पेश होने के लिए क्यों नहीं बोला? 30 तारीख तक की छूट उनको क्यों दी? आप, हम किसी की ढाल नहीं बना रहे, आपका एनालिसिस, आपका आकलन बायस्ड है। हम लोग पूरी तरह से इसके प्रति निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, और आपने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो बचा रहे हैं, उनको जानता है, बचा रहे हैं कि सरदारपुरा से वो हार ना जाए। वही उनकी अर्चना जी, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है जी, मुख्यमंत्री तो बचा रहे हैं उनको, क्योंकि सरदारपुरा से वो हार ना जाए। आपका आकलन बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री इन चीजों में, इन प्रपंचों में नहीं पड़ते हैं। ये सोच तो भारतीय जनता पार्टी की है, जो ये कहना चाह रही है कि उनको क्लीन चिट देना चाह रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
अभी आप देखें कि कोई भी प्रकरण राजस्थान सरकार के संज्ञान में महिला के शोषण का आता है, उसको प्राथमिकता के साथ दर्ज करके पूरी जांच करके उसको न्याय दिलवाया जाता है। तो आप आकलन के आधार पर ये आक्षेप मत लगाइए राजस्थान सरकार पर। पॉक्सो में जांच नहीं बनती अर्चना जी, कानून की किताब पढ़ लीजिए। सबसे पहला पॉक्सो में कोई जांच नहीं बनती, कोई भी रसूखदार व्यक्ति होगा। पॉक्सो में कोई जांच नहीं बनती, सीधे गिरफ्तारी होती है। आप जांच हमने क्यों उनको लंबी रोक दे रहे हैं? और को डीसीपी कह रहे हैं कि हमने समन जारी कर दिया, 30 तारीख तक वो प्रस्तुत नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये नहीं कह रहे, हम ये डिसाइड करेंगे कि जो दूसरी बार उनको समन भेजना है कि नहीं। आश्वस्त रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राजस्थान सरकार सरकार है, आप भी एक महिला है, एक शिष्या, उन पर इतना संगीन इल्जाम लगा रही है। मैं तो उस लैंग्वेज को पढ़ भी नहीं सकता जो इस FIR में बिल्कुल मैं महिला हूं, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। बिल्कुल आप महिलाओं के प्रति संवेदनशील है कि नहीं? को हम समझते आप हैं, बच्चियों के प्रति संवेदनशील है कि नहीं? बिल्कुल मैं महिला हूं और इस आरोप की गंभीरता को समझती हूँ, इसीलिए क्यों मुझे भी आसाराम पीड़ा बापू खुले होती है घूम रहे हैं इंदौर में? जब पूर्व मुख्यमंत्री एक भारत की विपक्ष की एक नेत्री ट्विटर पर ये कहती हैं और दो वक्तव्य दे रही है, दोहरा मापदंड। एक तरफ आसाराम बापू जी को क्लीन चिट देने का प्रयास है, दूसरी तरफ उस बालिका के प्रति संवेदनशीलता का, उनको कटघरे में खड़ा करने हमने तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया है, वो बयान देना बंद कर चुकी हैं आप। जो पूरी हमने तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया है, वो बयान देना बंद कर चुकी हैं आप। और आपका ये मिथ्या आरोप है कि सरकार जो है वो उनको। अर्चना शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वो आप बयान बार बार छूट दे रही हैं आसाराम बापू को। अब क्या बयान देंगे, उन्होंने तो आप बार बार छूट दे रही हैं आसाराम बापू को। क्या आपको लगता है कि उस बालिका के आरोप गंभीर नहीं है? नहीं, ये आपका जोधपुर पुलिस 5 दिन से सो रही है और ये आपकी मंशा निराधार है। राजस्थान में किसी भी महिला के प्रति होने वाली हिंसा और शोषण को पूरी तरह से न्याय मिलता है। आप भी आश्वस्त रहिए, पूरा भारत आश्वस्त हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शरद यादव ने, अगर विपक्षी आप बात सुनते हैं तो शरद यादव ने आज लोकसभा के अंदर कह दिया, आपके गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। राजस्थान से किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया। गुरदास आसाराम बापू को है। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये राज्य का मामला है, राज्य सरकार काम कर रही है, इसमें जवाब की क्या बात है? लेकिन राज्य सरकार क्या काम कर रही है इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। राज्य सरकार छूट पे छूट दिए जा रही है आसाराम बापू को। वो दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से अहमदाबाद से इंदौर घूमे जा रहे हैं। उनसे कहा गया है 30 तक प्रस्तुत हो, अन्यथा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। प्रकाश मीरचंदानी जी, मनन साहब की बात आपने सुनी, बाबा जी बापू आसाराम क्यों छोड़े हो रहे हैं? फिर भी कि आप पूरी तरह बाइस्ड होकर के और एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं जिस निष्कर्ष पर आपका मन मानता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट बायस की बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है अर्चना जी, मेरा सीधा सवाल है, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है, आपने वो गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तुरंत गिरफ्तारी होती है। मनन साहब बोल चुके हैं इस बात को, देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर है वो। देखिए हमारे अधिकारी गए हैं और यदि उनकी गिरफ्तारी है तो होके रहेगी। शर्मा जी को मैं याद कराना चाहूंगा, सरकार न्यायोचित कार्रवाई करके और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। मनन साहब बोलिए। अर्चना जी को मैं एक याद कराना चाहूंगा, अर्चना जी को मैं एक चीज याद करवाना चाहूंगा। वहां मैं ये कहूंगा कि राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी, जो उड़ीसा की उड़ीसा की एक IPS ऑफिसर के बेटे की 17 दिन में सजा राजस्थान में एग्जाम्पल। मैं पूछिए, पूछना चाहता हूं, मेनन साहब मेरी बात का जवाब देंगे क्या? ये आसाराम जी के सपोर्टर है मनन साहब। चाहता हूं मेनन साहब की अगर बिल्कुल दूंगा विशेष महिला, फिर नहीं, मैं आसाराम जी का सपोर्टर नहीं हूं। दीपक जी मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मैंने परसों भी जो बात करी थी कि मैं आसाराम जी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं केवल हिंदू धर्म को जो बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है मैं उसका सपोर्टर हूं। जो सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं मेनन जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि मेनन जी, अगर कोई 22 लेडी आपके खिलाफ भी आरोप लगाती है तो क्या आपकी तुरंत FIR होना चाहिए या तुरंत आपकी गिरफ्तारी होना चाहिए, जबकि आप उसमें इन्वॉल्व ही ना हो? फर्स्ट FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को डायरेक्ट फांसी पर लटका देना चाहिए? तो मैं उसका दरवाजा, मैं फिर जुडिशियल सम्मानित ने कहा, क्या इस देश का यही कानून है? मेनन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जवाब तो ले लीजिए मनन जी से, किसी बिना कसूर वाले व्यक्ति को फांसी पर जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। प्रकाश जी सुनने का भी साहस रखिए। मनन साहब बोलिए। हाँ बताइए ना मेनन जी, बताएं। प्रश्न जी बताइए।
प्रश्न करना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रश्न का जवाब सुनिए। फिर अब मैं जुडिशियल स्क्रूटनी चाहूंगा तो बापू आसाराम जी अभी तक एफआईआर क्वेश्चन करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? मैं बता रहा हूं, तो बापू आसाराम जी जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए एफआईआर क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रहे? अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ तो विषय आपके मुताबिक चलेगा, देश की इन्वेस्टिगेशन आपके मुताबिक चलेगी। जिसको लाखों करोड़ों लोग अनुयायी हो, वो उसके प्रति अगर किसी धर्म को बाइस करने के लिए और परेशान करने के लिए अगर ये किया जाए तो लगातार यही काम करते रहे। ये संत महात्मा वही है जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो उसकी स्क्रूटनी जो मानव कहाँ होगी? आपकी अदालत में होगी या अदालत में होगी? उनके लिए अपन यही काम करते रहे कि केवल कोर्टों के चक्कर लगाते रहे ताकि वो अपने मूल काम से हटके और ये काम करने लगे। मैंने जी यही काम बचा है। तो घर बैठ के अदालत चलेगी लगातार आपके खिलाफ अगर लगातार तो मेरे दोस्त प्रकाश मिर्चंदानी जी, के मन्नन साहब, अर्चना शर्मा जी, प्रमोद कृष्णन साहब, आप तमाम लोगों को रोकूंगा। अनिल जैन जी भी फोन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी का क्लैरिफिकेशन उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित लड़की के पिता हैं, हम उनका नाम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये कि अभी तक आशाराम बापू को गिरफ्तार नहीं किया गया है, आप आश्चर्यचकित हैं इस बात से? कितने में बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। अभी तक कुछ शैतान को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आप पर दबाव आ रहा है? क्या आपको धमकियां दी जा रही हैं जैसा आपने कहा है पुलिस को? धमकियां दी जा रही थी, अब नहीं दी जा रही थी। धमकियां दी जा रही थी? किन किन लोगों ने धमकी दी थी आपको? आशाराम बापू कहते हैं वो तो आपके शिष्य हैं और लड़की उनकी पोती के समान, और आपने झूठा मामला लिखवाया है। बेटी के समान था तो फिर ये दुष्कर्म किया तो उसने। अच्छा ये बताइए, आपने जब रिपोर्ट लिखाई तो आप रिपोर्ट लिखाने के लिए आप पर कोई दबाव था? आप खुद आशाराम बापू जी के शिष्य रहे, आपको लगा आशाराम बापू ऐसा कर सकते हैं? कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे करते थे, क्योंकि हम तो इसे भगवान मानते थे। लेकिन फिर आपको क्यों लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा करता ही रहता होगा। आपको पहले से नहीं पता थी ये बात कि ऐसा हो सकता है आपकी बेटी के साथ भी? जब उन्होंने आपकी पत्नी को कमरे से बाहर जाने को कहा तो वो क्यों चली गई? की पूरी सारा कटवाई खेल। हेलो जी जी बताइए, आप सुन रहे हैं आपकी बात, पूरा देश सुन रहा है आपकी बात। क्या बताऊं, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, बताने को बताए क्या बता। अच्छा उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपको दिल्ली पुलिस ने क्या कहा था? आपने दिल्ली में एफआईआर क्यों कराई? आपने जोधपुर में क्यों नहीं कराई? दिल्ली में ही कराना चाह रहे थे क्योंकि दिल्ली नजदीक थी, दिल्ली में वो सत्संग कर रहा था, उसी टाइम वो दिल्ली में मौजूद था। कमला मार्केट थाने के पास अजमेरी केस में उस टाइम तो सत्संग कर रहा था। हमने कहा यही अगर इसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो यहाँ गिरफ्तार हो जाएगा और जल्दी केस खुल जाएगा। हमें नहीं पता था फिर इस केस को ट्रांसफर करके फिर जोधपुर जाएगा। जोधपुर दूर था, वहाँ बेटी को बार बार ले जाना आना जाना दिक्कत होती थी, हमने दिल्ली रिपोर्ट दिखाई। अच्छा मुझे एक बार बताइए, जोधपुर पुलिस ने आपसे क्या पूछताछ की और उन्होंने क्या कहा आपसे? जोधपुर पुलिस ने जो भी पूछा वो हमने बताया, बेटी से जो पूछा वो भी बताया, बेटी ने बताया, बेटी की माँ ने भी बताया, अलग अलग बयान लिए, हमारे सामने भी दिए। बेटी को अलग कमरे में ले जाके महिला पुलिस ने भी दिया। जैसा जैसा वाक़या हुआ, जैसा जैसा अच्छा हुआ बताया बेटी। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी छिंदवाड़ा से जोधपुर कैसे पहुंची, जोधपुर से दिल्ली कैसे पहुंची, फिर शाहजहांपुर कैसे पहुंची? इसको लेके भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। इसकी बातें तो करने वाले बातें करते ही रहेंगे। जब वहाँ से करीब 6-7 तारीख को वहाँ से फोन आया छिंदवाड़ा से कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसे जल्दी ले जाओ। कल से पहले दिन आया कि आप मां मृत्युंजय मंत्र का जप करो तुरंत ही। तब हमारे बेटे ने फोन आया पूछा तो मैं नियम कर रहा था, इनके पूजा कर रहा था। मैं उससे मैंने बेटे को पूजा करने के बाद का बेटा आया, बोला पापा ऐसे ऐसे फोन आया, मां मंत्र जपो। तो मां मृत्युंजय मंत्र मैंने लगभग 1 घंटे तक जपा, लेकिन मुझे तुरंत ये एहसास होगा कि कुछ न कुछ घटना घटित हुई है।
क्योंकि इस मंत्र का जब वो जब बताते हैं जब कोई मुसीबत आए। तो मैं 10 बजे फिर मैंने कहा बेटे को कहा, मैंने कहा तुम फोन लगाओ जरा, हम पूछना चाहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं वहाँ किसी के साथ कुछ हो गया है। तो वहाँ फोन मिला तो उन्होंने कहा कि किसने फोन उठाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर मंत्र जपने के लिए क्यों कहा आपने? उन्होंने कहा कि आज अमावस्या है और बच्चे भी मंत्र जप रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आपका पेट आप भी मंत्र जप लो। फिर हमने कहा, मैंने कहा हमारे यहाँ ज्ञान की रस्तों उसकी बेटी वहां पढ़ती है, उनके यहाँ तो फोन गया कि हमारे यहाँ फोन क्यों आया? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने फोन रख दिया, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर उसी टाइम पर 9 बजे फोन आया रात में कि आपकी बेटी सीरियस है, तो डॉक्टरों ने यहाँ जवाब दे दिया है, उसका सीटी स्कैन कराने के लिए नागपुर ले जाना पड़ सकता है और आप तुरंत आ जाओ, चले जाओ। तो रात की जो घटना है हम, लेकिन सुबह दोनों पति पत्नी हम 4 बजे उठ के चल दिए बाई रोड, और रात लगभग 10 बजे के आसपास हम आश्रम में वहाँ पहुंचे। वहाँ जाते ही हमने पहले बेटी से फोन से बात की, क्योंकि छात्रावास बालिकाओं का अलग था और स्कूल अलग है। तो वैसे ही से फोन पे बात हुई तो कुछ नहीं हो गया, मैं ठीक हूँ। तो फिर हमें तसल्ली हो गई। वहाँ रात उन्होंने रोका कमरे में, वहाँ सोए। फिर सुबह उठ के ही गए वहाँ पे, तो बेटी से मिले गए, पूछा क्या बात था बेटा, क्यों तुझे क्या हुआ? बोले कितनी जरा सा चक्कर आ गया था। मैंने चक्कर आ गई तो कहती तो बीमार है। बस इतने फिर उनमें बात मोड़ कर की, वो बोली कि ऐसा है, इनको एक प्रेत है, उसने इसको दबाया और आप इसे तुरंत ऐसा करें। बापू ने मंत्र दे दिया था, उसके प्रभाव से ये ठीक हो गई है, थोड़ा बहुत इसको है, तो आप ऐसा करें तुरंत इसे बापू जी के पास ले जाए। मैंने कहा बापू जी कहाँ है? बोले शरद भाई है, आश्रम के संचालक हो, सब आपको बता देंगे, वो फोन करके की चीज देंगे। तो हम फिर बेटी को लेके वहाँ छात्रावास से गुरुकुल में आए। कुजवाड़ा गुरुकुल अलग है, छात्रावास अलग है। तो वहाँ शरद भाई ने फोन करके पता किया, मेरे से उन्होंने कहा कि आप जैसे बापू जी कहें ऐसे कर लेना और आप चले जाए। मैंने कहा किस जगह है? बोले बापू जी अभी एकांत में है, एकांत में अभी सत्संग कर रहे हैं जोधपुर में, और उसके बाद फिर बापू जी एकांत में हो जाएंगे। आप हो सकता है दिल्ली में हो, तो दिल्ली में आप बापू जी से मिल लेना। तो फिर हम वहाँ से चल पड़े दोनों, बेटी के साथ लेके बाइकार आए। तो फिर पत्नी की तबीयत गड़बड़ होगी, ने कहा कि ऐसा है 1-2 दिन रुक लेते हैं यहाँ घर पे, और फिर 12 तारीख को बापू जी संभवतः दिल्ली आ रहे हैं। तो अपने सीओ भाई से फोन करके पूछा कि बापू का सब साथ रहता है 45। इसने कहा कि तुम दिल्ली आ जाना, वहाँ पे द्रौपदी आश्रम में बापू जी एकांत में। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद घर पे रुके हमें 1 दिन, तो फिर अगले दिन हम फिर दिल्ली के लिए निकले। 1 दिन क्या 2 दिन रुके हम। 2 दिन रुकने के बाद फिर हम दिल्ली के लिए निकले। जब दिल्ली हम पहुंच गए, बाइक से ट्रेन पहुंचे थे, तो रेलवे स्टेशन पे जाकर हमने फोन किया कि हम दिल्ली आ गए हैं, बापू जी कहाँ है? तो सिया भाई ने कहा कि दिल्ली बापू जी 16 तारीख में आएंगे, आप ऐसा करो यहाँ आ जाओ जोधपुर। मैंने क्या करो आप, या तो जैसलमेर एक्सप्रेस पकड़ लो या मंडोरा एक्सप्रेस पकड़ लो। तो हमने पता किया जैसलमेर एक्सप्रेस में सीट हुई थी, तो मंडोरा एक्सप्रेस को हमने टिकट करा बाहर जो काउंटर बजे उनसे करी। वहाँ से रात में 9 बजे मंडोरा एक्सप्रेस पकड़ के रात को 13 तारीख की जब आएंगे। 14 में हम सुबह पहुंच गए थे वहाँ स्टेशन पे। फिर जाके फोन किया तो सीओ भाई ने फोन उठाया, बोला हाँ ऐसा करो बाहर से टैक्सी पकड़ के चले आओ। तो फिर हमने बता 3 व्हीलर वालों ने कहा कि दूर है, मैंने कहा 18 किलोमीटर तो सारा ही है। फिर कुल मिला के 450 रुपये में टैक्सी वाला तैयार हुआ, हमें वहाँ छुड़ा लो, जो लगभग 28 किलोमीटर तक थे। वहाँ जाके फिर उसे फोन मिला तो उन्होंने तुरंत गेट खुलवा दिया और तुरंत हमें अंदर दे दिया, और पीछे 40 लोग गेट पे बात करते चले गए, अपनी चले गए। वहाँ जाके देखा तो बापू के कुछ बैठे हुए थे,
मकान था बना हुआ था, मकान के बाद 4 पाई थोड़ी की लोहे की 4 पाई और वही चीज के पेट को नीचे कुछ भी बापू की रहते इसको वहाँ पहुंच कुछ देर बाद बापू ने बेटी को उठाया, तो आगे अभी दूध बजाता हूँ, फिर बेटी खड़ा हो गया, बोला अच्छा तेरी है ये, मैंने आपकी दिखिया, बोला अच्छा। अभी यहाँ भूत वाले बहुत आते हैं, भूत वाले दरअसल ला जाते हैं, अभी मैं देखता हूँ ये है वो है। फिर हमें आगे बुला, बेटी को भी पता किया, मुझे भी पता किया, बापू जी ने मुख्तर पड़ा अकेली, तो उन्होंने उसका आंवले का साग कर रखा क्या था वो मेरे मुंह में डाला, बेटी को खिलाया, पत्नी को भी खिलाया, पता किया बहुत सारा। बोले ऐसा है यहाँ व्यवस्था तो है नहीं, केवल एक कमरा है, तुम ऐसा करो यहाँ ऊपर आराम कर लो और उसके बाद निकल जाना, फिर बेटी को छोड़ जाना यहाँ पे, इसे मैं अनुष्ठान कराऊंगा और फिर मैं इसे दबाद ले जाऊंगा, दबाद फिर महिला आश्रम में छोड़ के वो इसे छोड़ देंगे फुटवाड़ा तो चले जाएंगे, ऐसे कैसे कुटिया में चले गए। हम ऊपर कमरे में विश्राम किया, साथी से जो परिवार वहाँ रहता था, नीचे मकान था, कई महिलाएं जिसमें रहती, बड़ा का परिवार, एक किशोर भाई जो साइकिल स्टाइल की गाड़ी को सेवा करता है, उसका परिवार है, उसी का मकान है, उसका एक कमरा था, उसमें रुके खाना वाना खा के सोए, तो फिर शाम को फिर नीचे उतरे, मुझे बोले कि सोया, मैंने कहा कहाँ सोए, मैं तो बोलता करता रहा, बोला अच्छा मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी कभी किया था। तो ये बात हुई, फिर शाम को पता दिया उन्होंने, और लोगों के सामने भी बात हुई, एक रात करीब 10-11 बजे उस दिन भी ऐसे, फिर हमें रात में लेने वाले तीनों को, मेरी बेटी को भी, मुझे भी, पत्नी को, मुझे कुटिया दिखा के रखा, कितनी बढ़िया बना तो ठीक है। फिर हमें और लोग रोक दिए, जैसा हमें तीनों को सारी कुटिया घुमा के दिखाई कि देखो तो कितनी बढ़िया बनाई, हमें भी पसंद आया कि मैंने कहा ऐसी तो हम लोग तो बना नहीं पाए, लेकिन बनी हमारी भी बढ़िया है, तो ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं और ये बगीचे ना, ये माली कोई अच्छा है, हमारी भी ऐसी बन जाती तो बढ़िया रहता। बोले हाँ तेरे मुंह में भी पानी आ जाता है, चलो ऊपर देखा, उन्होंने सारा घुमा के दिखाया, ऊपर की छत दिखाए उन्होंने, उसके चारों तरफ पत्थर लगा के फिर आगे बोला ऐसा है तू भी यहाँ रुकना, 11 दिन का नुकसान करना पड़ता, ठीक है, बोला कल से भी जाना है, और तेरी बेटी की करेगी, और जैसी क्या करेगी आज मेरी घरवाले को जैसी कहा, तो मैंने कहा ये चली जाएगी, मैंने कहा इसकी बहन है कितनी, उसके साथ चली जाएगी, इतनी घर चली जाएगी, मैं भी 11 दिन का नुकसान करती तुम बोला। फिर हम वापिस कमरे पर आगे सो गए। अगले दिन फिर उसने सुबह फिर अपना जैसे सत्संग करता है, नींद के बैठ के नीचे बैठ के वही प्रसाद वसाद खिला में बहुत सारा प्रसाद दिया, फिर बोला साथ तुम चले जाओ और इसे छोड़ जाना, बहुत सारा प्रसाद भेजा, फिर रात के दोबारा आप कमरे में चले गए। मैंने तो आपको ये बताया कि क्यों छोड़ जाना, आपको ये बताया कि बेटी को किस लिए छोड़ जाना? अनुष्ठान करवाऊंगा, अनुष्ठान करवाने के लिए कहा? हाँ अनुष्ठान कराऊंगा और उसको फिर मैं बच्चा बना दूंगा, ऐसी बनेगी तो देखना याद रखते थे, कुछ किया बताया उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बच्चा बना दूंगा अनुष्ठान करने के बाद। तो फिर आपकी बेटी ने कब बताया, कि कब आपको बताया? जोधपुर में ही बता दिया, दिल्ली लौटने में बताया, शाहजहांपुर में बता दिया, कब बताया कि बापू ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है? वो ठीक है, मैं शक हो गया था, मैंने सुबह ही सिर से हाथ रख के पूछा जब इसकी माँ, पहले मैं जल्दी उठने की आदत है, नियत किया, नींद करने के बाद उसको उठाया तो पत्नी चली गई बाथरूम में, मैंने बेटी के सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा देख मैं तेरा बाप हूँ और तुम मुझे ये बताओ बात, तो रोने लगी, आंख में आंसू आ गई, मुझे आप में आंसू खोलो, मैंने बोले नहीं कुछ नहीं, बोले का पता तो बेटा बात क्या है, बोले नहीं कुछ भी नहीं, सब समझ गए, आप जल्दी चलो यहाँ, उसके आगे कुछ बेटी कुछ भी नहीं बताओ से तैयार रखता था।
बार मेरे घर में नए दोस्त मुझे मार देंगे, मेरे माँ बाप को जुड़ा देंगे, तो इसको बहुत भयभीत कर रखा है। हमें बहुत सारी बातें हैं, ये है कि कम नहीं चाहते कि कोर्ट में कोई लूट हो तो सारी बातें आपको बता के फिर कोर्ट की कार्रवाई करवाई होती है। तो मेरा निवेदन है कि बस आप इस चर्चा को यही रखेंगे। जी बिल्कुल ठीक। आपने विस्तार से बताया कि आखिरकार हुआ कैसे, आप जोधपुर कब पहुंचे, आपने कब डिसाइड किया कि एफआईआर लिखवानी है आपको? जी, आपने कब तय किया कि आपको एफआईआर लिखानी है, पुलिस में जाना है? हम जब घर आ गए तो बेटी ने अपनी माँ को बताया और माँ ने मेरे को सुबह बताया 29 तारीख को। जब हम पहुंचे ना, पहुंच तो गए, हम 18 में थे। जब आराम करके बच्ची नॉर्मल हो गई तो तब बच्ची ने वो शाहजहानपुर घर से बता अपनी माँ को। उसकी माँ ने मुझे कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है और वो भी बहुत गुस्सा होगी। बोली मुझे एक बार मेरे सामने मेरे को बाबा से करते वो उसकी दाढ़ी उखाड़ दूंगी, बहुत उसमें गलत करा। फिर हम लोग तुरंत बेबी का बैग को चले सकते हैं। तो हमने पता किया 70 का अग्रवाल है, फोन करके मैंने कहा बापू इस समय क्या है, जो को भी पूरी गिरफ्तारी, मैं भी पूर्ण गिरफ्तारी। उन्होंने कहा दिल्ली में है ये अबूरी के जो रामलीला मैदान है, सीधे वहां गए। तो वहां जाके फिर एक बार तो उनमें हुआ कि सत्संग कल जाए कर रहा है, वहां जाए फिर पत्नी बोली में लाखों लोग बैठे हुए, हजारों लोग बैठे हुए हैं, कुछ हो जाएगा कैसे करो, पुलिस रिपोर्ट करा दो। तो वो गए थाने, पहले स्पेशल ब्रांच में गए, उन्होंने कहा यहाँ पास में कबलाबाद के थाना रखता है, आप वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा दो, जब आपकी पूरी बात सुनी जाएगी यहाँ पे सुने तो हमारे पास आ जाना। तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ ऐसी पिता भी बैठे हैं, चले जाओ। वहाँ गए, वहाँ एक महिला कांस्टेबल को अपनी बात बताई, कांस्टेबल दिया पता नहीं दीवार थी उसके अंदर बैठी हुई थी। तो तुरंत हमें लेके अंदर ऐसे छोटे कमरे में लेके जहाँ एसपी का बैठे हुए थे और एसपी का ने हमारी बात सुनी और तुरंत डायरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया हमारे बयान। फिर उन्होंने बेटी से भी अलग से भी पूछा, फिर उसके बाद वो डीसीपी का के पास ले गए, वहाँ भी उन्होंने विस्तार से पूछा, सारा अलग से पूछा। उन्होंने कहा भाई कैसे जोधपुर का है, आप यहाँ गलत आगे बढ़ गया था तो जोधपुर को हम जाएंगे नहीं पहुंचेगा। वो बार बार फोन के बेटी को ले जाएगा लाएगा सारी भुगतनी के लिए। बोला नहीं, हम देखो कुछ ऐसा निकाल देते हैं, जब बेटी की बात है तो आपको देखते हैं नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने डिस्कस करके रिपोर्ट हमारी वही लिख ली और वही उन्होंने रात को करीब 30 तारीख की बात है, उन्होंने बेटी का सुबह मेडिकल कराया और रिपोर्ट दर्ज करके 20 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर कहने लगे आप चिंता मत करो, हमारा स्टाफ साथ जाएगा, एक ऐसा ही साथ जाएगा, महिला कांस्टेबल साथ जाएगी, पूरी व्यवस्था के साथ आपको भेजेंगे। तो 3 लोग उन्होंने गाड़ी से वाई कार हमें जोधपुर भेजा। वहाँ जोधपुर से वहाँ की एसपी साहब थे तो किसी साथ किया गया। अच्छा, एक आखिरी बात, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। तो आपको लगता है ये न्याय नहीं मिल पाएगा? जी, आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा जिस तरह से जोधपुर पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है उस हिसाब से? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पुलिस पर विश्वास और अपने देश के कानून पर विश्वास है, न्यायालय से पूरा विश्वास है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को भी अवगत किया है, इसलिए मुझे विश्वास। अच्छा, आप 1 मिनट के रुकिए। देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर के मनन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ सलाह लेना चाहेंगे कानूनी इनसे? मनन साहब, आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात भी समझ रहा, इनको मेरा ख्याल है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना चाहिए। जैसे मेरे एक दोस्त बैठे मुझे प्रश्न कर रहे थे
शायद ये भूल रहे हैं कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, ओपन चैनल में बैठ के थ्रेट कर रहे हैं ये। बिल्कुल सुन रहे हैं कि शाहजहांपुर में आजकल दत्तक पुत्र उनके जो हैं आशाराम के, वो प्रोफेशन कर रहे हैं और अखबारों में कैसी खबर आई है कि उनके चेले चपाटियों ने भी आपको धमकी दी है, क्या है सही है? बिल्कुल सही है। अभी मैं छिंदवाड़ा से अपने छोटे बेटे को लेके आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। मैं एक दिन भी मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला है। मैंने दिन रात जागा हुआ हूँ, कभी कहीं चल रहा हूँ। रास्ते में ट्रेन में हूँ, मेरा बेटा साथ में है। बेटी की भी टीसी मैंने ले ली है, बेटे की भी ले ली है, इनकी किताबें ले ली, सामान ले लिया सारा। तो वो इसका जो सबसे बड़ा इसका वहाँ पर है सुरेश लोग साहब, उसका उसे भेज रखा है। वो सब बातों को वहाँ मोड कर रहा है, हमें प्रेस करने के लिए वहाँ पर पड़ा हुआ। लेकिन हम किसी की धमकी नहीं आएंगे, किसी की दबाव में नहीं आएंगे। मैं सारी आखिर तक मैं दरवाजा तक बताऊंगा, पहुंचूंगा। एक जगह न्याय मिलेगा, दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है जब तक मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। मतलब आप अंत तक लड़ेंगे, आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जैसा मनन साहब ने आपको एडवाइस किया है? क्योंकि जो ये लॉ है, पॉक्सो जो लगा है आशाराम बापू के ऊपर, उस पर उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप हाईकोर्ट जाएंगे क्या? बिल्कुल क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो गिरफ्तारी कराने के लिए हर कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जब जाएंगे। आप हर जगह जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। तो ये कहना है आशाराम बापू पर आरोप लगाने वाले बेटी के पिता का, और उनका कहना है कि उनके आरोप पुख्ता हैं। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इंडिया न्यूज को बताया है कि आखिर उनके परिवार के साथ, उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, आशाराम बापू ने क्या क्या कहा। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, लेकिन अर्चना जी माफ कीजिएगा, इसको मैं पढ़ नहीं सकता हूं। छोटी सी बच्ची ने जो डिस्क्राइब किया है उसको। अब इस पिता के आंसू और इस पिता के रोने सुनने के बाद भी अर्चना शर्मा जी, क्या आपकी सरकार का दिल पसीजेगा? देखिए चौरसिया जी, जितने गंभीर आरोप है, मुद्दा भी उतना संवेदनशील है, इस चीज को हम समझते हैं। और देखिए पूरी बात का जो विवरण यहाँ प्रस्तुत हुआ, उसमें एक बात स्पष्ट हुई कि जो विक्टिम है उसके पिता ने स्वीकार किया है कि हम एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराना चाहते थे। उस समय भी मीडिया ने राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनकी स्वीकारोक्ति कि हम स्वयं दिल्ली जाकर के एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे। तब मीडिया कह रहा था कि जोधपुर में उनको निष्पक्ष जांच का अंदेशा था, इस वजह से वो नहीं करवा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कांग्रेस के राजस्थान के शासन में किसी प्रकार की किसी को भी प्रश्रय देने का, किसी को भी किसी प्रकार का संरक्षण देने का काम नहीं किया जाता। मैं मानती हूं कि मेनन साहब बहुत बड़े विधि के वक्ता हैं, ज्ञाता हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं भी अपने सार्वजनिक जीवन और इस कांग्रेस के प्रति पूरी निष्ठा के साथ ये कह सकती हूं कि हम लोग किसी भी पीड़िता, किसी भी शोषित के प्रति अन्याय नहीं होने देते। हम नियमों के तहत चलते हैं। तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपने मनन साहब को सुना, उनका कहना है कि इस मामले में सीधी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूछिए, जो लोग संज्ञान में आते ही क्लीन चिट दे रहे थे, आरएसएस वालों से पूछे जिन्होंने आज अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? अनिल जैन जी फंसाया जा रहा है, जबकि हम तो ये कह जी, मैं बीजेपी का भी वर्जन सुनाऊंगा। मनन साहब शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रकाश मीरचंदानी और प्रमोद कृष्णम साहब के पास जाऊंगा। और मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहला जो बड़ा केस हुआ था, आईपीएस ऑफिसर थे उड़ीसा के, उसके बेटे को 17 दिन में राजस्थान की सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। राजस्थान को ये क्रेडिट जाता है। आज राजस्थान को इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर किसी न्याय प्रणाली है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन ये ठीक से नहीं करती है, तो गहलोत जी को और आपको जो चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली। मीरचंदानी जी बताइए क्या तर्क है? पिताजी यही मैं आश्वस्त आपको कर रही हूँ कि हमारे शासन में किसी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही मैडम अर्चना शर्मा जी? इसका कोई जवाब नहीं आपके पास। क्या अशोक गहलोत डर गए बापू आशाराम से?
देखिए, जैसे आपको उस बात का जवाब मिला है कि एफआईआर जोधपुर में दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, इसी प्रकार से आपको इसका भी जवाब मिलेगा जब पूरे भारत को द्वेलित किया जा रहा है कि उनकी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, बड़े बड़े आक्षेप लगाए जा रहे हैं। तो एक निष्पक्ष जांच होने दीजिए। सरकार को कटघरे में तब खड़ा करिए जब आपको ये लगे कि हम नहीं, आप ऑलरेडी कटघरे में खड़े हो गए अर्चना शर्मा जी। आप एक बच्ची के स्वास्थ्य के प्रति इंसेंसिटिव है। प्रकाश सिर्फ आकलन के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। आकलन नहीं, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। आपको वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के मनन साहब बता चुके हैं, उनसे ज्यादा कानून कोई नहीं जानता। देखिए, पहले भी मीडिया का आकलन था कि जोधपुर में दर्ज होती तो न्याय नहीं होता, लेकिन स्वयं विक्टिम के पिता कह रहे हैं कि हमने अपनी सुविधा की तहत दिल्ली में दर्ज करवाया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में कि जब राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि बच्ची के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, उसके बाद लगातार हम मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, लगातार किसी व्यक्ति की स्क्रिप्ट पूरी दिखाए जा रहे हैं, इमोशनली वो उस देश को गुमराह करना चाह रहा कोई व्यक्ति। मैं अगर उस पीड़िता के साथ अगर कुछ होता या उस बच्ची के साथ कुछ होता तो सबसे पहले मैं खड़ा होता। अच्छा, अगर बापू दोषी पाए गए तो प्रकाश मूलचंदानी क्या करेंगे? अगर बापू दोषी पाए गए तो प्रकाश मूलचंदानी क्या करेंगे? अगर प्रथम दृष्टया उनकी गिरफ्तारी होती है तो प्रकाश मूलचंदानी क्या करेंगे, बताइए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगा उस बात के लिए। मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। प्रमोद कृष्ण जी आवाज उठाएंगे। जब ये साबित हो गया है कि उनके उस बच्ची का कोई बलात्कार नहीं हुआ है, उसके बाद ट्रायल चला रहे हैं बार बार। किसने साबित किया है? को लाकर एक नई रेटी स्क्रिप्ट बता के किसने साबित किया कि बलात्कार नहीं हुआ? राजस्थान के जो डीजीपी हैं उन्होंने अपने वर्षन में कहा। किसको कहा, बताइए ना, किसको कहा? डीजीपी ने कहा है आज उनके। किसको कहा? डीजीपी जो है राजस्थान के मिस्टर लांबा जी ने आज आपके एबीपी न्यूज पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा। उन्होंने 376 की जो धारा के तहत जो बलात्कार का मामला उन्होंने बनाया था वो वापस लिया। देखिए साहब, अगर बच्ची का यौन शोषण होता है तो नए कानून के हिसाब से उसका बलात्कार माना जाता है। ये बात आती है। प्रकाश मूलचंदानी जी, आपको कानून पता नहीं है। अगर किसी बच्ची का यौन शोषण होता है, कुछ भी हो, अगर कोई उसको छुए भी, गलत इशारे भी करे, वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। कि आपके मीडिया में जो दूसरा चैनल बता रहा, दीपक जी अच्छा, मन्नन साहब को सुन लीजिए ना, वो तो आपसे ज्यादा जानकार हैं। मन्नन साहब को सुन लीजिए, मन्नन साहब क्या कहता है। नहीं, मुझे नहीं सुनना मन्नन साहब को। सुन लीजिए ना, पेशेंस रखिए। ये पॉक्सो क्या कहता है? आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर उनकी राय की आवश्यकता होगी तो मैं उनके पास आशाराम बापू को होगी, आप जाके फोन कर सकते हैं कि मन्नन साहब ने बिना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। लाखों रुपए बच जाएंगे आपके। सुनिए, आप इनकी सलाह ले लीजिए, लाखों रुपए बच जाएंगे। दीपक जी मेरी बात सुनिए, मेरी आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाखों रुपए की परवाह नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं आपसे अरे आपके आसाराम बापू के लाखों रुपए बच जाएंगे। आवश्यकता नहीं है। मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ, देखिए नहीं, मेरी बात मेरे को नहीं, आसाराम बापू का भी। आसाराम बापू ने नई बात कही है, ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। अगर मैं जेल गया तो अन्न और जल त्याग दूंगा, यानी जेल जाना पड़ेगा उनको, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जेल गया तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गांधी जी आजादी के लिए जेल गए थे, ये बच्ची के यौन शोषण के लिए जाएंगे तो उसको तपस्या करने का अधिकार है। गांधी जी अंग्रेजों के लिए जेल गए, आपको आजादी दिलाई, और हमने आसाराम बापू जैसे लोग पैदा किए जो बच्चियों के साथ ये काम करते हैं। अंग्रेजों ने जो गांधी जी के ऊपर जास्ती की थी। दीपक जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। गांधी जी की बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये मानते हैं कि गांधी जी दोषी थे? क्या आप मान रहे हैं? क्या अंग्रेजों ने गांधी जी के ऊपर अत्याचार नहीं किया था? इसीलिए उन्होंने अन्न जल त्याग किया था। गांधीवादी व्यक्ति यही बात कहेगा। आशाराम बापू गांधीवादी व्यक्ति हैं, वो यही बात कह रहे हैं। माफ कीजिए, राष्ट्रपिता का नाम मैं इस तरह बदनाम नहीं करने दूंगा आपको। बात करने माफ कीजिए, राष्ट्रपिता का नाम ये नहीं चलेगा। अच्छा अर्चना शर्मा जी बताइए, क्या महात्मा गांधी और आशाराम बापू का स्ट्रेचर एक है? बताइए, हाँ या नहीं? मतलब नहीं होता है, व्यक्ति की भावनाएं देखी जाती है, उसका मन देखा जाता है। तो भावनाएं तो बता रहे हैं ना, 4 पन्ने एफआईआर के, भावनाएं भी बता रहे हैं, मन भी बता रहे हैं। मुझे अर्चना जी के सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। ये 4 पन्ने बता रहे हैं प्रकाश मूलचंदानी जी, बिल्कुल गलत। आप बताइए, मैं फैक्स कर देता हूँ आपको, आप खुद पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी आपको पढ़ने में भी शर्म आएगी। जल त्याग कर दिया था, यानी आप ये साबित कर रहे हैं आपको पढ़ने में भी शर्म आएगी। गलत थे।
आप आपके चैनल पे ये बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी गलत है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा गांधी जी गलत थे, मैंने सिर्फ ये कहा कि आशाराम बापू की राष्ट्रपिता से तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और ऐसे मुद्दे पर तुलना करना पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात होती है। तो ऐसे मुद्दों पर महात्मा गांधी को न खींचे तो बेहतर होगा। ये इनके लिए समझदारी की बात होगी कि इस तरह के वक्तव्यों में महात्मा गांधी को न इंक्लूड करें। प्रमोद कृष्ण जी, आखिरी कमेंट आपसे, आखिरी कमेंट। दीपक जी, मैं सब सुन रहा था, 1 घंटे से हमने सुना है, प्रकाश जी को भी सुना, अर्चना जी को भी सुना, के मनन साहब। अभी कुछ कसर रह गई है क्या प्रकाश जी? थोड़ा सुनने की कोशिश भी कर लो, थोड़ा कृष्ण जी को भी सुन लीजिए। मैं प्रकाश जी को, अर्चना जी को और मनन साहब को सबको सुना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो अन्य धर्म का त्याग करने का आंदोलन कर सकता है। ये कोई गलत बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, उस बच्ची के पिता की बात सुनने के बाद में भगवान को देखा किसी ने नहीं है, महसूस किया गया है। उस बच्ची के बाप का जो बयान है वो कतई ये सिद्ध कर रहा है कि वो लोग, पूरा परिवार इनोसेंट है। और आज पहली दफा मैं इस देश की आजादी के बाद ऐसा देख रहा हूं, बापू का क्या करिश्मा है। एक तरफ तो जोधपुर की, राजस्थान की पूरी पुलिस मुझे लगता है बिक गई है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का प्रवक्ता और बीजेपी का सब प्रवक्ता एक मुद्दे पर एक हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर बलात्कार किसी वजह से नहीं भी हुआ होगा, तब भी बापू जैसे संत के लिए इस तरह की हरकत में उनका नाम आना ये बड़ा अशोभनीय है, बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है, बड़ा कष्ट दे रहा है। मनन साहब और प्रमोद कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा कष्ट। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, क्योंकि हमने सिलसिलेवार ढंग से खुलासा किया है कि बच्ची के पिता का क्या कहना है आसाराम बापू के बारे में और किस किस तरह से उन्होंने इस पूरे दुष्कर्म को अंजाम दिया। हमारी भी आंखें खुल गई है। उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस की भी आंखें खुलेगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।